नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 8th चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगें, इसका एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि विस्थापन धारा क्या होती है, मैक्सवेल समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं। इसके साथ में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं कि विस्थापन धारा क्या होती है, इसकी अवधारणा कहां से प्राप्त हुई, इसके साथ में विस्थापन धारा के सूत्र फॉर्मूले भी आप लोग यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब हम विस्थापन धारा को समझने से पूर्व कुछ पीछे के जो चैप्टर हैं उनसे कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। हमने ये पढ़ लिया है पहले दूसरे चैप्टर में कि जो स्थिर आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। और जब वही आवेश गतिशील अवस्था में आ जाता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। क्लियर? हम आपको बता दें कि जब आवेश त्वरित गति करता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, जिसका अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। हम बात करते हैं विस्थापन धारा आई कहां से। तो विद्यार्थियों, विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है। देखिए, हम यहां पर एक संधारित्र लेकर चलेंगे और उस संधारित्र को आवेशित करेंगे तो उस दौरान दो नियम फॉलो नहीं हो पाते। किरचॉफ का पहला नियम, साथ में एम्पियर का परिपथीय नियम भी वहां पर लागू नहीं हो पाता। तत्पश्चात विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है। तो मैं यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा, अधिक से अधिक आप लोगों को समझ में आए। और यदि आप इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम आपको हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर देंगे जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैक्सवेल ने क्या किया, एक संधारित्र लिया और उस संधारित्र को आवेशित किया। आवेशित करने के लिए हम क्या लेंगे, एक वोल्टता स्रोत यहां पर ले रहे हैं। इसमें ये जो सिरा है वो धनावेशित, ये वाला जो सिरा है वो ऋणावेशित है। क्लियर? जैसे ही इसको हम संधारित्र को वोल्टता स्रोत से जोड़ेंगे तो यहां से आवेश इधर गति करता हुआ इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। आप पूरा फोकस बोर्ड पर रखेंगे, यहां से ऋणावेश आकर इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? देखिए, जब धनावेश और ऋणावेश इन प्लेटों के ऊपर आ जाते हैं तो इन दोनों प्लेटों के मध्य भाग में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्लेट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो धनावेश से दूर की ओर होता है, ऋणावेश के पास की ओर होता है। तो इस मध्य भाग में, दोनों प्लेटों के मध्य क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगा। क्लियर? अब देखिए, यहां पर आवेश पहले प्रारंभ में कम होता है और जैसे जैसे समय बढ़ता है इस पर आवेश की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी, इसके ऊपर धनावेश की मात्रा बढ़ेगी। क्लियर? अब देखिए, हम बात करते हैं दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है। इधर ध्यान देंगे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम विद्युत क्षेत्र। देखिए, एक जो प्लेट होती है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दूसरी की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा
और दोनों प्लेटों के कारण से विद्युत क्षेत्र है वो इस प्लेट से इस प्लेट की ओर होता है। तत्पश्चात सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चलिए मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि ये तो है एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है दूसरी प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा तो हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र आ गया दोनों प्लेटों के मध्य भाग में, मध्य क्षेत्र में। क्लियर? अब देखिए ये जो सिग्मा है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। एक प्लेट का प्लस में क्यू, दूसरी प्लेट का माइनस में क्यू होगा। ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से पुट कर रहे हैं। अब इस पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो मान है वो किसके बराबर होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन होती है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश होता है उसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो हम a लेकर चल रहे हैं और प्रत्येक प्लेट पर उपस्थित जो आवेश है उसका परिमाण हम q लेकर चल रहे हैं। एक प्लेट के ऊपर प्लस q आवेश है, दूसरी प्लेट पर माइनस q आवेश है। क्लियर? इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 को उठाकर यदि हम 1 में पुट कर दें तो क्या आएगा? समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर E बराबर हमें क्या मिलेगा? देखिए सिग्मा की जो वैल्यू है वो है Q अपॉन में A, तो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट हमें प्राप्त हो चुका है। ये रिजल्ट आ चुका हमारे पास में। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 हमने इसको दे दिया है। क्लियर? इस समीकरण 3 से आप समझेंगे ये जो Q है वो है प्रत्येक प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण। यदि इस आवेश का परिमाण बढ़ता है तो दोनों प्लेटों के मध्य का जो विद्युत क्षेत्र है E वो भी बढ़ेगा। जब Q परिवर्तित होगा तो ये E भी परिवर्तित होगा, E में भी बदलाव आएगा। क्लियर? तो देखिए जब इसको हम आवेशित करते हैं, संधारित्र की प्लेटों का आवेशन होता है, संधारित्र की प्लेटें जब चार्ज होती है तो आवेश की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। तो यहां तक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम संधारित्र का आवेशन करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य का जो विद्युत क्षेत्र है वो बदलता है, परिवर्तित होता है। क्लियर? अब देखिए हम विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहां पर आप लोगों को 2 नियम बताऊंगा। 2 नियम लागू नहीं होते कि यहां पर इस स्थिति में मैक्सवेल ने यह देखा था कि यदि हम किसी संधारित्र का आवेशन करते हैं तो निम्न 2 नियम लागू नहीं होंगे। कौन कौन से नियम हैं? इस स्थिति में, या ये जो स्थिति है वो कौन सी है? संधारित्र के आवेशन की स्थिति है। मतलब कौन सी स्थिति है? संधारित्र का आवेशन। संधारित्र का आवेशन जब होता है तो उस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में देखिए निम्न 2 नियम लागू नहीं होते। निम्न 2 नियम लागू नहीं होते हैं। कौन से 2 नियम है? देखिए पहला जो नियम है वो है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का नियम लागू यहां पर नहीं हो रहा है, और देखो क्यों नहीं हो रहा वो पहले समझा देते हैं। देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, सेम होता है। तो यहां पर इस बिंदु पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये जब आवेशित होगा तो इधर से जो चार्ज है वो इधर आएंगे, इधर धारा प्रवाहित होगी, और ये जो आवेश है ऋण आवेश यहां आएगा तो धारा इसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, इस दिशा में धारा का प्रवाह होगा। क्लियर? तो देखो यहां से लेकर यहां तक धारा बह रही है। ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट तक धारा का प्रवाह हो रहा है, बट इस बीच के स्थान पर इस मध्य भाग में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो देखिए किरचॉफ का नियम देखेंगे आप लोग यहां पर कि यहां से करंट यहां तक आ रही है। इस बिंदु पर हम किरचॉफ का पहला नियम लागू कर रहे हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी संधि पर
आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए आने वाली धारा है बट जाने वाली धारा है ही नहीं, कोई धारा जा ही नहीं रही है। तो इस बिंदु पर किरचॉफ का पहला नियम अप्लाई नहीं हो रहा, लागू नहीं हो रहा। यह आप लोगों को यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस बिंदु पर धारा आ रही है बट जा नहीं रही, इसलिए यहां पर किरचॉफ का पहला नियम लागू नहीं हो रहा, इस स्थिति में लागू नहीं हो रहा। फिर हम बात करते हैं दूसरा नियम कौन सा लागू नहीं हो रहा, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, पहले एक बार समझ लीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम यह कहता है कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। एम्पियर का नियम क्या है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई। ये तो इसका गणितीय रूप होता है, गणितीय रूप। तो इसमें देखिए कि किसी बंद वक्र से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का कितना गुणा होगा, म्यू जीरो गुणा होता है। तो देखेंगे आप लोग यहां पर यह नियम कैसे लागू नहीं होता। हम इस प्लेट के दोनों ओर बिल्कुल पास पास में दो बंद वक्र लेंगे। कितने बंद वक्र लेने वाले हैं, दो बंद वक्र लेंगे। तो उनके ऊपर हम किरचॉफ का नियम यहां पर अप्लाई करेंगे। एक बंद वक्र यहां से गुजर रहा है जस्ट पास में से, ये इस बंद वक्र को मैं नाम दे देता हूं क्लोज लूप हम ले रहे हैं, L1 इसको नाम देते हैं। एक जस्ट इस प्लेट के इधर है, दोनों बिल्कुल पास पास में हैं, इसको हम नाम देते हैं इस लूप को L2। क्लियर। पहले L1 के ऊपर हम एम्पियर का नियम लागू करेंगे। तो L1 के ऊपर जब ये लागू होगा, ये L1 पर हम लगा रहे हैं B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई का मतलब है इसमें से प्रवेश करने वाली धारा, तो केवल एक ही धारा इसके अंदर जा रही है। क्लियर। तो समेशन आई का मान कितना है, आई के बराबर। ये तो हमने लगा दिया L1 पर, ये किस पर लगाया हमने, L1 लूप पर लगाया। क्लियर। अब L2 लूप पर क्या होगा, L2 पर देखिए L2 के ऊपर B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई, क्योंकि इसमें से कोई धारा गुजर ही नहीं रही, इसमें से कोई धारा नहीं गुजरी और नहीं गुजरी तो इसका मान कितना हो गया, जीरो। जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई है। क्लियर। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि यदि ये दोनों क्लोज लूप बिल्कुल पास पास में स्थित होते हैं, दोनों क्लोज लूप क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में स्थित होते हैं, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। इसका मान तो आ रहा है म्यू जीरो आई, जबकि इसका मान आ रहा है जीरो, तो दोनों के मान समान नहीं आ रहे। यहां पर भी एक असंगतता है, एक कंट्रोवर्सी है। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो भी लागू नहीं होता। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो भी यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि एक लूप में एक लूप के लिए तो मान आ रहा है म्यू जीरो आई, दूसरे लूप के लिए आ रहा है जीरो, और यदि दोनों लूप बिल्कुल पास पास में स्थित होंगे तब तो दोनों के मान समान होने चाहिए, बट दोनों के मान समान नहीं होते, अर्थात एम्पियर का परिपथीय नियम लागू नहीं होता। तो यहां पर एम्पियर का नियम लागू नहीं हो रहा, किरचॉफ का नियम लागू नहीं हो रहा। तो मैक्सवेल ने यहां पर एक नई अवधारणा दी जिसको हम विस्थापन धारा कह रहे हैं। इसे क्या कहा जा रहा है, विस्थापन धारा कहा जा रहा है। देखिए एम्पियर ने मैक्सवेल ने विस्थापन धारा के लिए क्या कहा कि जब संधारित्र का आवेशन होता है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, इट मींस विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, इट मींस विद्युत फ्लक्स बदल रहा है। विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो विद्युत फ्लक्स भी बदलेगा। तो जब विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो वहां पर एक धारा प्रवाहित होती है, दोनों प्लेटों के मध्य धारा प्रवाह होने लगेगी, जिसको हम विस्थापन धारा कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए
कि जब संधारित्र का आवेशन होता है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से प्लेटों के मध्य प्रवाहित होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन धारा कहलाती है। क्लियर? अब मैं यहां पर विस्थापन धारा का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो देखिए, मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की डेफिनेशन किस प्रकार से दी कि संधारित्र के आवेशन के समय प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से प्लेटों के मध्य प्रवाहित होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, फिर इसके लिए हम एक फॉर्मूले के जरिए इसको हम समझा देंगे। क्या है डेफिनेशन? कि संधारित्र के आवेशन के समय, संधारित्र के आवेशन के समय, आवेशन के समय प्लेटों के मध्य भाग में, प्लेटों के मध्य भाग में, मध्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यदि विद्युत क्षेत्र बदलता है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो ये विस्थापन धारा क्रिएट होगी। मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं या विद्युत फ्लक्स भी यहां पर यूज में ले सकते हैं। विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा विस्थापन धारा कहलाती है। विस्थापन धारा कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट करंट इसको हम कहते हैं और इस विस्थापन धारा को हम ID से प्रदर्शित करेंगे। विस्थापन धारा को किससे लिखा जाएगा? ID से लिखा जाता है। अब देखिए, ये जो विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से बहने वाली धारा का कॉन्सेप्ट आया कहां से? एक फॉर्मूले के जरिए हम समझा देते हैं। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र वो हमने अभी निकाल लिया। E बराबर हमारे पास में था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई यहां तक? देखिए, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? dE by dt बराबर d/dt यहां से Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, यहां से t के साथ में कौन सी राशि बदल रही है? A यहां पर है संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये दोनों तो कांस्टेंट की भांति हैं। इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। तो A एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो d/dt अवकलन के अंदर क्या रह गया है? Q रह गया है, और dQ/dt हो गया ये, और ये है धारा। dQ/dt क्या है? धारा। और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से इस बहने वाली धारा को हम ID से पुट करेंगे, और इसी को ही हम विस्थापन धारा कह रहे हैं। यहां पर जो dQ/dt है वो किसके इक्वल आ जाएगा? देखिए, A एप्सिलॉन नॉट इधर गुणा हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट dE/dt, dE/dt, dQ/dt बराबर क्या आ गया? A एप्सिलॉन नॉट dE/dt प्राप्त हो चुका है। क्लियर? अब देखिए, ये जो dQ/dt है इसको हम ID से पुट करेंगे।
ID, इसी को ही हम कह रहे हैं विस्थापन धारा, इसी को कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ID। क्लियर? तो ये आ चुका हमारे पास में विस्थापन धारा का सूत्र, फॉर्मूला, जिसे हम A एप्सिलॉन नॉट dE/dt कह सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये आ रहा है dE/dt, अर्थात विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से जो धारा क्रिएट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, इसको हम विस्थापन धारा कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए यहां तक। विद्यार्थियों, इस ए को हम इस डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएं तो इसे क्या लिख देंगे हम, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए d/dt। इस E इंटू ए को हम क्या लिख देंगे, E इंटू ए को हम फाई लिख सकते हैं, इसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स इसको कहा जाता है। देन यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। तो ये फाई है, वो है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से बहने वाली धारा है, उसको हम ID से पुट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जा रहा है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से तो हम बता देंगे कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से बहने वाली धारा विस्थापन धारा, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से बहने वाली धारा विस्थापन धारा होती है। तो जब हम विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम विद्युत क्षेत्र जब परिवर्तन होता है तो उनके मध्य धारा प्रवाहित होगी और तत्पश्चात वहां पर किरचॉफ का नियम भी लागू हो जाएगा और एम्पियर का नियम भी लागू हो जाएगा। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको मिटाकर यहां पर पुट कर रहा हूं, फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे, हमारे पास में ये है संधारित्र की दोनों प्लेटें और इनको हम कर रहे हैं आवेशित। क्लियर? इन दोनों प्लेटों को चार्ज किया जा रहा है। तो जब इनके मध्य विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो यहां पर किरचॉफ का नियम और एम्पियर का नियम लागू नहीं हो रहा था। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य भाग में यहां पर एक धारा और बह रही है, ID, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से धारा आ रही है, उस धारा को तो हम कहते हैं चालन धारा, IC। क्या कहा जाता है? चालन धारा कहा जाता है, IC से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? और यहां से जो धारा बह रही है वो है ID, जिसको हम विस्थापन धारा कह रहे हैं। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से प्रवाहित होती है। क्लियर? देखिए इस पे आप किरचॉफ का नियम जब लागू करके देखेंगे तो यहां पर आने वाली धारा IC, जाने वाली धारा ID। तो IC और ID दोनों की वैल्यू समान होगी। ये IC है, वो इस बाह्य परिपथ में से बहने वाली धारा होती है, इसको हम चालन धारा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? चालन धारा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्रवाहित होती है। और इससे चालन धारा का मान विस्थापन धारा के बराबर होता है। चालन धारा किसके तुल्य होती है? विस्थापन धारा के तुल्य होती है। जब विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो विद्युत जो किरचॉफ का नियम है और एम्पियर का परिपथीय नियम है, दोनों लागू होंगे, दोनों वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए IC और ID तो बराबर होंगे, ये तो हम किरचॉफ के नियम से बता देंगे कि आने वाली धारा IC और जाने वाली धारा ID दोनों बराबर होगी। अब देखिए एम्पियर का जो नियम है हमारे पास में, एम्पियर का नियम ये था कि B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 समेशन I। क्लियर? अब यहां पर जो समेशन I है वो देखिए क्या हो जाएगा, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का इंटीग्रेशन है। यहां पर कुल धारा बह रही है चालन धारा प्लस विस्थापन धारा, इन दोनों धाराओं की योग के बराबर होती है। अब इस नियम को हम कह देंगे एम्पियर मैक्सवेल का नियम। ये जो नियम है जिसके जरिए हमें धारा का जो कुल मान है वो चालन धारा, जो कि इलेक्ट्रॉनों के कारण से बाह्य परिपथ में बह रही है, और विस्थापन धारा जिसको हम विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाली धारा कह रहे हैं, इन दोनों की योग के बराबर कुल धारा होगी।
तब ये जो नियम है वो एम्पियर मैक्सवेल का नियम हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि विस्थापन धारा क्या होती है, विस्थापन धारा का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, फॉर्मूला हमने देख लिया, एम्पियर मैक्सवेल का नियम भी हमने थोड़ा सा बता दिया है। आगे का जो हमारा वीडियो होगा उसमें भी आप एम्पियर मैक्सवेल का नियम अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लेंगे, इन फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे, इनको हम मैक्सवेल के नियम में अप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब हम आपको दे देते हैं हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर, जिनसे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर जिन पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।